नमस्कार। आईसी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया की क्लास लेकर आया हूँ। ये आपका थर्ड लेक्चर है। यहाँ से हम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से होती है, वहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के चलते रहेंगे और विस्तार से देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया है और ऐसे किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है जिससे गांधी जी यहाँ पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बुलाया जाता है 1893 ईस्वी में। मैंने कल बताया था, अगले लेक्चर में ये बताया था कि गांधी जी इस समय राजकोट में थे और राजकोट में वो केस हार रहे हैं। और राजकोट में जब केस हार रहे हैं तो अचानक ही इन्हें एक केस मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए एक केस मिलता है इन्हें। केस बहुत बड़े बड़े कंपनी का केस है। वहाँ दक्षिण अफ्रीका के ये बहुत बड़े शिपिंग कंपनी के व्यापारी हैं दादा अब्दुल्ला। उनके केस के सिलसिले में इनको जाना है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दादा अब्दुल्ला के जो कंपनी है वो एक गुजराती व्यक्ति को, जो वकील हैं, उन्हें खोज रहे हैं। और इत्तेफाक वाली बात है कि गांधी जी भी गुजराती काठियावाड़ के थे, तो उन्हें शायद गुजराती लोगों पर ज़्यादा भरोसा रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने इनको बुलाया गांधी जी। और ये केस उनके बड़े बड़े भाई, गांधी जी के बड़े भाई जो लक्ष्मीदास थे, उनके पास आता है और ये केस इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं लक्ष्मीदास गांधी जी को। तो गांधी जी इस समय अपना नाम और पहचान बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो इन्हें एक अच्छा सुनहरा अवसर दिखता है कि क्यों ना दक्षिण अफ्रीका में जाकर केस लड़ा जाए, और अगर केस जीत जाते हैं तो एक नाम, एक पहचान बन जाएगा, वो रुतबा बन जाएगा जो उनके बड़े भाई का भी है। तो इसी सिलसिले में वो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला शिपिंग कंपनी के जो ऑनर थे उनसे मिलने जाते हैं और क्या क्या मांग रहती है गांधी जी की और दादा अब्दुल्ला क्या क्या इनकी डिमांडों को पूरा करते हैं, वो भी देखा जाएगा इसमें। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस के लिए रवाना होते हैं। जब दादा अब्दुल्ला के केस के लिए रवाना होते हैं तो ये दादा अब्दुल्ला जो है शिपिंग कंपनी के बहुत बड़े ऑनर हैं। और दादा अब्दुल्ला के साझेदार, व्यापार के जो साझेदार हैं, उनका नाम है सैयद हाजी खान। उनका नाम है सैयद हाजी खान। ये दोनों बहुत बड़े व्यापारी हैं, एक ही कंपनी में बहुत बड़े साझेदार हैं, पार्टनर हैं। कुछ व्यापार को लेकर के इन दोनों के बीच मसला शुरू हो गया और कुछ व्यापार में इनको नुकसान हो गया। तो दादा अब्दुल्ला का काफ़ी नुकसान हो गया, लगभग 40,000 पाउंड, लगभग 40,000 पाउंड का नुकसान हो गया दादा अब्दुल्ला को। और ये जो नुकसान, ये जो हर्जाना, ये भरेंगे कौन? तो हाजी खां को भरने के लिए कहा गया, क्योंकि नुकसान उन्हीं के द्वारा किया गया है। हाजी खां भरने से मना कर देते हैं, तो ऐसी हालत में दादा अब्दुल्ला केस कर देते हैं। साउथ अफ्रीका के नाटाल क्षेत्र में ये लोग, ये जो इलाका है नाटाल क्षेत्र साउथ अफ्रीका का, इस नाटाल क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका जब पहुंचते हैं तो दादा अब्दुल्ला उन्हें डरबन के स्टेशन पे उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं। डरबन जब पहुंचते हैं तो दादा अब्दुल्ला के साथ ही नाटाल प्रदेश पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका में। नाटाल प्रदेश से पहुंचते हैं डरबन। गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ, दादा अब्दुल्ला रिसीव करने के लिए इनको कहाँ पहुंचे? तो डरबन। और डरबन से ये पहुंचते हैं नटाल का क्षेत्र, नटाल एरिया। नटाल एक एरिया है, जगह पड़ता है जहाँ दादा अब्दुल्ला का घर था। तो नटाल जाते हैं, नटाल में ही कोर्ट है, ठीक है। तो केस लड़ने से पहले गांधी जी को वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ये नियम था कि कोई विदेशी अगर आते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही केस लड़ सकते थे। तो केस लड़ने से पहले इस बात पर का फैसला हुआ कि गांधी जी को कितना दिया जाएगा। 1 साल के लिए यहाँ आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट पर। तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे, तो 1 साल के लिए उनका जो वेतन था वो 105 पाउंड था। 105 से 7 पाउंड था इनका वेतन। भारतीय रकम के हिसाब से 10,836 रुपये होते हैं। तो 105 पाउंड बहुत बड़ी रकम है उस समय के हिसाब से। तो गांधी जी को ये रकम बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद रहना फ्री, खाना फ्री, ठीक है। यात्रा फर्स्ट क्लास में यात्रा फ्री है, मतलब ट्रैवलिंग करेंगे तो कहीं भी जाना है तो वो यात्रा फ्री है और उनको यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी को इस समय इतना बड़ा मुकाम मिल चुका है वो केस लड़ने के लिए। अभी वो केस लड़ना शुरू भी नहीं किए हैं। तो दादा अब्दुल्ला के द्वारा ये सारी पेशकश भेजी जाती है गांधी जी को कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 105 पाउंड दिया जाएगा,
1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रहना खाना यात्रा फ्री है। आप इस केस को देखेंगे, जो 40,000 का पाउंड का जो नुकसान हुआ है वो सैयद हाजी खां से हमें दिलवा दें। तो सैयद हाजी खां से दिलवाने के लिए सबसे पहले गांधी जी को कहाँ जाना पड़ेगा? नाटाल प्रदेश, यहाँ जाना पड़ेगा नटाल प्रदेश। नटाल प्रदेश में जो कोर्ट है वहाँ उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि ये जो कोर्ट की जो पेशी होगी वो नटाल प्रदेश में होगी। और कोर्ट की पेशी जब नटाल प्रदेश में होगी तो वहीं रह करके गांधी जी को यहाँ केस लड़ना है, दादा अब्दुल्ला के पक्ष में और सैयद हाजी खां के अपोज में। तो नटाल प्रदेश में ये जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गांधी जी नटाल प्रदेश में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हमें चुनाव ये जो केस है उसको लड़ने का परमिशन दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचकर पंजीयन कराने वाले, रजिस्ट्रेशन कराने वाले ये पहले भारतीय वकील थे। इससे पहले कोई भी भारतीय वकील दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रदेश में या चाहे कहीं भी दक्षिण अफ्रीका में पंजीयन कराया ही नहीं था। ये दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने वाले गांधी जी एकमात्र बैरिस्टर थे दक्षिण अफ्रीका वकील के रूप में। वैसे भारतीय तो गए ही थे, लेकिन वकील के रूप में पहुंचने वाले एकमात्र पहले भारतीय थे। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ये पहले भारतीय थे। इसलिए ये एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन से बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वकालत के रूप में? तो वो हैं आपके गांधी जी नटाल प्रदेश में। आगे चल के देखेंगे कि जोहान्सबर्ग में भी जब आंदोलन होगा तो वहाँ भी वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं केस लड़ने के लिए। तो अभी तो खैर दादा अब्दुल्ला का केस है, तो दादा अब्दुल्ला के केस के लिए ये नटाल प्रदेश में जो कोर्ट है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोर्ट में पेशी होती है, और जब कोर्ट में पेशी होती है तो इस देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये दादा अब्दुल्ला को राय किसने दिया था, एडवाइस किसने दिया था? तो अब्दुल करीम झावेरी ने, कि एक ऐसे वकील को लाया जाए जो आप उन पर भरोसा कर सके, वकील आप पर भरोसा कर सके। तो दादा अब्दुल्ला ने पूछा ऐसा वकील मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने गुजरात का सुझाव दिया था। तब यहाँ से गांधी जी वहाँ गए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी को यहाँ बुलाने का श्रेय मतलब श्रेय किसे दिया जाता है? तो अब्दुल करीम झावेरी को। या नटाल प्रदेश से दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने का सुझाव किसने दिया? तो अब्दुल करीम झावेरी। किसको दिया? तो अब्दुल्ला को। दादा अब्दुल्ला को किसके खिलाफ केस था? तो सैयद हाजी खां के खिलाफ केस था। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। दादा अब्दुल्ला का केस था, दादा अब्दुल्ला के परिवादी कौन थे? तो सैयद हाजी खां। दादा अब्दुल्ला को केस लड़ने का सुझाव किसने दिया है? तो अब्दुल करीम झावेरी ने दिया है। दादा अब्दुल्ला उनको गांधी जी को यहाँ बुलाते हैं डरबन, और नटाल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि वो केस लड़ सकें। और ये केस लड़ते भी हैं। 1893 में ये केस लड़ते हैं, और 1893 से ये केस काफ़ी थोड़ा लंबा चलता है 1894 तक, 1894। 1894 में जो केस होता है, केस के परिवादी एक पक्ष में है दादा अब्दुल्ला, और एक है सैयद हाजी खां। दोनों के बीच 40,000 पाउंड के मसले को लेकर के विवाद चल रहा है। 40,000 पाउंड के मसले को लेकर के विवाद चल रहा है। गांधी जी ये केस लड़ते हैं और ये केस जीत भी जाते हैं। केस जब जीत चुके हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पाउंड है, 40,000 का जो पाउंड का जो पैसा है वो दादा अब्दुल्ला को मिलने वाले हैं। और दादा अब्दुल्ला को जो पैसे मिलने वाले हैं तो सैयद हाजी खां से मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात रही है कि सैयद हाजी खां दादा अब्दुल्ला के रिश्तेदार भी थे, अब व्यापार में साझेदार भी थे। तो गांधी जी को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि एक रिश्तेदार, एक फैमिली आपस में झगड़ा करे और पैसे का बंटवारा हो। तो कोर्ट के बाहर फिलहाल के कोर्ट में ये केस जीत चुके हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर गांधी जी इन दोनों के बीच तालमेल समझौता बैठाने की कोशिश करते हैं, समझौता कराते हैं। यह समझौता इस तरह होता है कि गांधी जी कहते हैं दादा अब्दुल्ला को कि आप इनसे 40,000 पाउंड एक साथ ना लें, टुकड़े टुकड़े में ये हाजी खां जो हैं वो पैसा आपको चुका देंगे। दादा अब्दुल्ला को ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो उनके दिल को भा जाता है गांधी जी की ये बात, और गांधी जी के ये परमानेंट वकील भी बन जाते हैं। क्योंकि एक रिश्ता को तोड़ने से अच्छा है कि रिश्ता को बनाकर रखा जाए, ये गांधी जी का विचार था, क्योंकि वो हमेशा सत्य पर ही चलने वाले व्यक्ति थे। तो दक्षिण अफ्रीका में अभी इनकी विचारधारा ब्रिटिशवादी है, ब्रिटिश को ही मानते हैं गांधी जी, लेकिन फिर भी सत्य को ही ये आगे लेकर के चलते हैं।
तो ये इस विचारधारा को यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया। ये पहला एक प्रयोग था सत्य के लिए। तो गांधी जी यहाँ इसको पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण के साथ इस मामले को निपटारा करते हैं। न केवल कोर्ट में, कोर्ट के बाहर भी इन दोनों के बीच तालमेल समझौता करा देते हैं और इन दोनों का झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। तो ये तो एक केस था दक्षिण अफ्रीका में 1894 की घटना थी। इस केस के बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं और दादा अब्दुल्ला का ही केस देखते रहते हैं। इसी केस के कुछ और केस के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही दादा अब्दुल्ला के केस में जा रहे हैं। कहाँ? 1894 की घटना है, डरबन स्टेशन। डरबन स्टेशन से इनको जाना है प्रिटोरिया। और ये दोनों प्रदेश पड़ते हैं कहाँ? तो ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। ये एक ऐसी घटना रहेगी जहां गांधी जी का मन मस्तिष्क पूरी तरह से अंग्रेजों के विरोध में चला जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटती है कि ये अंग्रेजों के समर्थक बन जाते हैं। लेकिन ये घटना रंग भेद के खिलाफ थी। गांधी जी 1894 में यहाँ किसी केस के सिलसिले में डरबन स्टेशन से फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के स्टेशन से डरबन स्टेशन पे चढ़ते हैं और उनको जाना था प्रिटोरिया। तो ये डरबन स्टेशन में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट इनके पास होता है और ये आराम से पेपर पढ़ते हुए जा रहे थे। अचानक बीच रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग स्टेशन। यहाँ पर इस स्टेशन से एक स्टेशन पहले कुछ अंग्रेजों की नजर इन पे पड़ गई। अंग्रेजों ने इनसे पूछा कि आप इस फर्स्ट क्लास वाले श्रेणी में क्या कर रहे हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगा। अंग्रेजों ने कहा कि काले लोगों को फर्स्ट क्लास श्रेणी में बैठना मना है, अलाउ नहीं है, तो आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में चले जाए। थर्ड क्लास में ही उन्होंने अलाउ किया था। तो गांधी जी ने कहा कि जब मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है ही तो मैं सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गांधी जी ने विरोध किया। उसी समय मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो गांधी जी को धक्का दे करके इस ट्रेन से फेंक दिया जाता है। स्टेशन पर ये पड़े रहते हैं और इनका सामान भी फेंक दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी को इस घटना का बहुत दुख हुआ। रात भर ये इसी स्टेशन पर बैठकर रोते रहे। बाद में इसकी जानकारी जब दादा अब्दुल्ला को हुई तो दादा अब्दुल्ला ने बताया कि यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का रूल है, काले और गोरे के खिलाफ यहाँ बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है कि अंग्रेज काले लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। न केवल एशियाई मूल के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, एशियाई मूल के लोग हैं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, जो काले हैं, उन लोगों के खिलाफ भी इन लोगों ने कानून बनाया है कि रात के 9 बजे तक घर में चले जाना है। 9 बजे के बाद जो दक्षिण अफ्रीकी मूल के जो निवासी काले लोग हैं और एशियाई मूल के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये एक अलग से अपना कानून बना दिया। ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन इन लोगों के जबान से जो निकला हुआ शब्द है वही कानून हो जाता है, क्योंकि सरकार इनकी है। तो इन लोगों के जबान से जो निकला वो कानून बना दिया गया। तो एशियाई मूल के काले लोगों के साथ और दक्षिण अफ्रीकी मूल के काले लोगों के साथ ही विचारधारा शुरू हो गया। अब ये लोग ना ही फर्स्ट क्लास के श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं और ना ही ये लोग रात के 9 बजे कहीं निकल सकते हैं। ऐसी घटना रही। इस घटना ने अंग्रेजों के द्वारा जो घटना की गई गांधी जी के साथ, गांधी जी का मन पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह हो गया कि गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करें। आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये इस समय का जो आंदोलन रहता है वो पूरी तरह से सत्य अहिंसा पर ही रहता है, लेकिन ये आंदोलन तीव्र गति से था क्योंकि अभी ये जो है ब्रिटिशों के सपोर्टर हैं। हालांकि इनका मानना है कि एक दो अंग्रेज बुरे हो सकते हैं, सबके सब अंग्रेज बुरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सब के सब अंग्रेज बुरे नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनका मानना था कि एक दो अंग्रेज के कारण हम पूरे अंग्रेजों को ब्लेम क्यों करें। ऐसी घटना इन लोगों के द्वारा मानी गई थी, गांधी जी के द्वारा मानी गई थी। अब होता क्या है, इस घटना के बाद गांधी जी आंदोलन चलाते हैं। और गांधी जी आंदोलन क्या चलाते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट
सत्याग्रह, ये बेसिकली अभी सत्याग्रह नहीं रहेगा, ये अभी एक मूवमेंट रहेगा, बाद में इसी को सत्याग्रह में बदला जाएगा। फर्स्ट सत्याग्रह, मैं सत्याग्रह लिख दे रहा हूं, इन साउथ अफ्रीका। ये कहानी कुछ 1860 के दशक में घटती है। 1860 के दशक में कुछ ऐसे लोग थे जो गन्ने की खेती के लिए यहाँ मजदूर लाए गए थे। 1860 के दशक में ये जो मजदूर हैं, ये जो लेबर हैं, शुगर केन की खेती के लिए, खेती के लिए 1860 के दशक में दक्षिण अफ्रीका लाए गए। ये भारतीय मजदूर ही रहे थे, एशियाई मुल्क के भी कुछ लोग थे और भारतीय मजदूर भी थे। तो यहाँ लाया जाता है इनको खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए इनको लाया जाता है 1860 के दशक में। कहाँ से? तो भारत से, क्योंकि उस समय दास प्रथा बहुत जोरों से चल रही थी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी। दास प्रथा इतनी खराब थी भारत में, या जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ पति को अलग देश में भेज दिया जाता था, पत्नी को अलग देश में भेज दिया जाता था, और बच्चों को अलग देश में भेज दिया जाता था, ताकि कभी एक दूसरे से मिल ना सके। अंग्रेजों के द्वारा ऐसी नीति चलाई जाती थी। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का कॉलोनी बना है उन सब देशों में इन्होंने दास प्रथा की शुरुआत की। तो ऐसी स्थिति में 1860 के दशक में जब इन्हें यहाँ लाया गया है, बहुत सारे मजदूर को, भारतीय मजदूर भी थे इसमें, भारतीय मजदूर, एशिया मुल्क के भी मजदूर इसमें शामिल थे जो गन्ने की खेती के लिए यहाँ आए थे। बहुत साल रहने के बाद ये लोग, बंधुआ मजदूरी होता है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया बाद में, लेकिन इस समय ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में आए हैं। आगे चल के देखेंगे गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। गिरमिटिया मजदूर के रूप में यहाँ काम करने के लिए 5 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, और 5 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट बाद ये लोग आज़ाद रहते हैं कि आप लोग को कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, भारत जाना है तो भारत जा सकते हैं, या यहाँ भी रहना है तो आप रह सकते हैं। यहाँ कोई पाबंदी उसमें नहीं थी। तो 1860 के दशक में जो भारतीय लोग यहाँ आए वो यहीं बस कर रह गए, यहीं बस गए वो, ठीक है। और जब यहीं बस गए तो ये लोग बहुत धीरे धीरे यहाँ बिजनेस करने लगे, क्योंकि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही थे, तो यहाँ बिजनेस करने लगे, यहाँ जमीन लेकर के यहाँ रहने लगे। यहाँ इन लोगों का इतना दबदबा हो गया इस प्रदेश में कि यहाँ के विधानसभा में ये लोग वोट कर सकते थे, इन लोगों को यहाँ की नागरिकता तक मिल गई थी। और लगभग 250 लोग थे, तो 250 जो लोग थे ये लोग विधानसभा में, 250 पीपल जो भारतीय थे, वो दक्षिण अफ्रीका में जो विधानसभा है वहां वोट करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के विधानसभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये रास नहीं आता। अंग्रेज सोचते हैं कि अगर ये भारतीय यहाँ रह गए और धीरे धीरे अगर अपना दबदबा कायम कर लिया तो फिर हम लोगों को परेशानी होने वाली है। तो अंग्रेजों ने एक किस्म का यहाँ प्लान बनाना शुरू किया, और अंग्रेजों ने यहाँ इन लोगों से वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की, और जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों पर कुछ सीलिंग का टैक्स लगा दिया कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें 25 सीलिंग का टैक्स लगाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, उसमें ये 25 बहुत ज़्यादा रकम हुआ करते थे। तो 3 पाउंड पर ये बात तय हुआ कि ये लोग जो भारतीय लोग हैं यहाँ रहने के लिए इतना पैसा देंगे, लेकिन फिर भी इसका विरोध हुआ, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा धन नहीं कमाते थे कि हर महीने इतना पैसा दे सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता है क्या कि गांधी जी इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। गांधी जी ने जो मूवमेंट की शुरुआत की है वो कोई युद्ध के माध्यम से नहीं की है, कोई लड़ाई के मतलब नहीं किया है, किसी तरीके का आंदोलन नहीं किया है। वो सिर्फ इस मूवमेंट में वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अंग्रेजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सभाओं के माध्यम से अंग्रेजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के किताबों को लिख रहे हैं ताकि अंग्रेज इनकी बातों को समझ सकें। 4 पन्ने का, 5 पन्ने का कुछ पेपर लिख रहे हैं, न्यूज़ है, पत्रिका है, उसके द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंग्रेज इसी मामले पर समझ जाए। लेकिन अंग्रेजों को इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज भारतीयों को वैसे ही परेशान करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, और अभी भी वही हाल है। अंग्रेजों को इस बात का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा।
ये प्रस्ताव पास हो गया और ये सारे लोग को टैक्स देना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये पत्र पत्रिका लिखते हैं तो इसी समय इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखा जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो गांधी जी को एक ख्याल आता है कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ इतना किया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, हमारे जो निवासी वहाँ रह रहे हैं, जो मजदूर लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब ये पहुंचेंगे भारत तब वहाँ देखेंगे कि अंग्रेजों से क्या बात विचार होता है। लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका में है तो हम ये जान लें कि जो भारतीय मजदूर हैं वो लोग यहाँ आकर के यहाँ बस चुके हैं और उन लोगों को रहने के लिए यहाँ टैक्स देना पड़ रहा है। ये टैक्स का जो प्रस्ताव पास हो जाता है कि अगर आपको रहना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में जब प्रस्ताव पास होता है तो गांधी जी हार नहीं मानते हैं। गांधी जी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों को समझाया भी, लेकिन अंग्रेजों ने को के कान में जरा भी जुई नहीं लेंगा और प्रस्ताव पास हो गया। अब जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो अंग्रेज सफल हो जाते हैं, लेकिन ये गांधी जी की विफलता नहीं थी। गांधी जी इस समय जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो गांधी जी इस समय एक नामचीन चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं, एशियाई मूल के लोग हैं, उन सब के आगे गांधी जी खड़े हैं। इस मूवमेंट को सही करने में, सफल बनाने के लिए गांधी जी ने योगदान तो दिया, भले ही मूवमेंट सफल नहीं हुआ, लेकिन इस मूवमेंट में गांधी जी के पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, जो भारतीय मजदूर हैं। ये बागान के जो मजदूर हैं, जो बागानों में काम करने के लिए आए थे, गन्ने की खेती के लिए यहाँ आए थे, इन सब का एक बहुत बड़ा हुजूम है गांधी जी के पीछे। तो ये सारे लोग अब गांधी जी को पहचानने लगे हैं। तो गांधी जी को एक समर्थक मिल गया है कि अगर हम पहले तो अकेले थे, अगर स्टेशन पे फेंका गया था तो उस समय तो हम अकेले थे, लेकिन इस समय मैं अकेला नहीं हूँ। इस समय मेरे साथ दक्षिण अफ्रीकी, भारतीय मूल की जनता, एशियाई मूल की जनता मेरे साथ है। तो एक गांधी जी को भी हौसला मिला। अब गांधी जी को जो हौसला मिलेगा तो गांधी जी इस आंदोलन में तो वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि कानून पास हो गया है, लेकिन अगले आंदोलन के लिए वो तैयार होते हैं। और 1894 में गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल में। नटाल इंडिया कांग्रेस है क्या? गांधी जी को भी लगने लगा था कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी जनता है, उनके अधिकारों को छीना न जाए, इसके लिए अब मूवमेंट करना है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना ही है। ये आंदोलन बाद में सत्याग्रह बदलेगा, लेकिन अभी अंग्रेजों को मुंह की खानी है तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के विरोध में कुछ काम करना पड़ेगा। गांधी जी 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है? तो ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दादा अब्दुल्ला के घर में होती है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दादा अब्दुल्ला के घर में होती है। इसका बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि गांधी जी से प्रभावित थे दादा अब्दुल्ला, तो दादा अब्दुल्ला हर बुरे वक्त में इनका साथ दे रहे हैं। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जब दादा अब्दुल्ला के घर से होती है तो ये 18, देखिए नटाल इंडिया कांग्रेस में इन्होंने इंडिया के सम्मान के लिए लगा दिया। कांग्रेस इसलिए लगाया गया कि 1893 ईस्वी में 1893 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सभा हो रहा है और इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी के सम्मान में और देश के सम्मान में इंडिया और कांग्रेस नाम जोड़ दिया गया। और ये नटाल प्रदेश में ये सभा बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया नटाल इंडिया कांग्रेस। अब ये नटाल इंडिया कांग्रेस का काम क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना, मतलब कि युद्ध का विद्रोह नहीं करना, बात विचार का एक विद्रोह करना, यही विद्रोह रहा है। शुरुआत में जब ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई तो गांधी जी ने कुछ रकम रखे थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर नटाल इंडिया कांग्रेस में शामिल होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नटाल इंडिया कांग्रेस में शामिल होना चाहता है तो 5 शिलिंग, तो नटाल इंडिया कांग्रेस का मेंबरशिप अगर लेना है, नटाल इंडिया कांग्रेस का अगर मेंबरशिप लेना है
तो इसके लिए 5 शिलिंग का आपको मंथली पे करना पड़ेगा। 5 शिलिंग बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। ठीक है, तो 5 शिलिंग का रकम जो था उस समय बहुत बड़ा था। तो इसको मंथली ना करके सोचा गया गांधी जी के द्वारा कि क्यों ना इसको वार्षिक कर दिया जाए। तो 5 शिलिंग ना करके इसको 3 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। गांधी जी को भी लगा अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात है कि इस संस्था में बहुत सारे भारतीय इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी और महीना महीना पे करना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बहुत सारे भारतीय शामिल नहीं हो रहे, तो गांधी जी को लगा कि कहीं ना अगर मेरे द्वारा चलाया जाने वाला भविष्य में जो मूवमेंट होगा वो सफल अगर करना है तो भारतीयों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि क्यों ना गांधी जी फ्री में ही इसमें शामिल कर देते लोगों को। तो एक फंड भी चाहिए, संस्था को चलाने के लिए एक फंड भी चाहिए। तो फंड कहाँ से आएगा? उस फंड को इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने कुछ मामूली सा रकम रखा बाद में। 5 शिलिंग तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि मंथली पेड करना है, लेकिन बाद में गांधी जी इसके लिए 3 पाउंड 3 पाउंड वार्षिक साल का 3 पाउंड आदमी दे करके इस सभा में, इस संस्था में शामिल हो सकता है। तो ये एक नटाल इंडिया कांग्रेस का एक रूपरेखा है कि गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की 1894 में। और 1894 में जब ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक हथियार बन जाता है। ये युद्ध वाला हथियार नहीं है, किसी तरीके का मारधार नहीं है, किसी तरीके का वायलेंस नहीं है, बस अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ये नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई है। ये गांधी जी और भारतीयों के, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की सबसे बड़ी सफलता थी क्योंकि अब एक ऐसा संस्था बन चुका है जो अंग्रेजों का खुलकर विरोध कर सकता है और इसके लीडर थे गांधी जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात रही, आगे चल के ये बहुत बड़ी सफलता की कुंजी भी बनेगी। ठीक है, अब ये जो है नटाल इंडिया कांग्रेस, जगह जगह पर जहाँ पर अंग्रेज कोई कानून लाते हैं तो नटाल इंडिया कांग्रेस क्या करती है, तो नटाल इंडिया कांग्रेस विरोध करती है। इसी बीच होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर की प्रथा का जो मूवमेंट है वो चलने लगता है। गिरमिटिया मजदूर क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले एक टॉपिक बना देते हैं, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर की परंपरा क्या रही है वो देखना है। 1834 के आसपास भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आते थे, यहाँ लाया जाता था। आते क्या थे, यहाँ इनको लाया जाता था। ये जो मजदूर लोग थे यहाँ लाया जाता था। ये गिरमिटिया वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ मिले जुले इलाके होते थे, वहाँ से इन लोगों को लाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये लोग काफ़ी मेहनत करने के लिए काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी के बने हुए होते थे। ये लोग काम भी अच्छा कर लिया करते थे, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा लाया जाता था। तो ये गिरमिटिया मजदूर है क्या? 1834 ईस्वी में ये प्रथा की शुरुआत हुई है। 1834 में इस प्रथा की शुरुआत हुई है और 1917 में इस प्रथा का अंत करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। प्रस्ताव पास भी हो गया, लेकिन अंतिम समय तक देखा जाता है कि 1922 के आसपास कुछ कुछ क्षेत्रों में गिरमिटिया मजदूर की जो प्रथा है चल रही है, तो उसको लेकर के चलना नहीं है। 1917 में इसके लिए कानून बन चुके हैं और कानून बनाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो आगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनेंगे, वो भी शामिल होंगे, तो वो सब देखेंगे। तो गिरमिटिया मजदूर की प्रथा की शुरुआत 1834 ईस्वी में होती है। तो भारत से कुछ मजदूरों को लाया जाता है यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो 5 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे इनको लाया जाता है। और जब इन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाता है तो इनसे काम करवाए जाते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट ये रहा है कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे इनसे अंगूठा लगवाया जाता है कि बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये कहा जाता है कि आप लोग 5 साल तक इंग्लैंड आकर के, दक्षिण अफ्रीका आकर के, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कॉलोनी बना हुआ, उपनिवेश बना हुआ है, वहाँ वहाँ आकर के काम करें।
5 वर्षों के बाद आप यहाँ से आज़ाद हैं, आप अपने घर जाना चाहते हैं तो घर जा सकते हैं, या दक्षिण अफ्रीका में ही रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, या किसी भी देश में आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर इनको यहाँ काम दिया गया। ये वही लोग थे जो गन्ने के काम के लिए भी आए 1860 के दशक में, ये सब गिरमिटिया मजदूर ही रहे हैं। तो इन लोगों को यहाँ लाया गया है एक एग्रीमेंट के तहत इनको यहाँ लाया गया है और यहाँ इनसे काम करवाया जा रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये गिरमिटिया मजदूर जब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो धीरे धीरे ये 5 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये लोग यहीं बस जाएंगे और ये अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जमीन लेंगे और ये दक्षिण अफ्रीका में एक धन्य धन्य लोगों के श्रेणी में आ जाएंगे, एक अमीर वर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे अंग्रेज जलने लगेंगे और इसके लिए फिर प्रस्ताव पास होगा और यहाँ रहने के लिए फिर टैक्स लगेगा इनके लिए। तो अभी की बात है, पहले देखते हैं कि जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो ये लोग 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ काम करने लगते हैं और जब 5 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग काम करते हैं तो 5 वर्ष का जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो अपने देश लौट जाते हैं अपने परिवार के पास, लेकिन जो यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ बस गए और यहाँ जमीन लेकर के, ठीक है, यहाँ जमीन लेकर ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि कुछ गिरमिटिया मजदूर यहाँ आकर के व्यापार कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, ठीक है, बागान की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ दूसरों को काम करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात रही। तो गिरमिटिया मजदूर को लाया जा रहा है और धीरे धीरे होता क्या है कि गिरमिटिया मजदूर इस समय तो ठीक थे, लेकिन 18वीं सेंचुरी जब खत्म होता है तो गिरमिटिया मजदूर की स्थिति बहुत खराब होने लगती है। यहाँ जब गिरमिटिया मजदूर को लाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं और फिर उसके बाद 5 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इनको दूसरे ठेकेदार के यहाँ, दूसरे जमींदार के यहाँ भेज दिया जाता था। तो एक प्रथा वो भी रही जिसको आगे हम लोग डील करेंगे। तो गिरमिटिया मजदूर जब यहाँ आते हैं तो ये यहाँ बस जाते हैं और यहीं अपना काम के सिलसिले में अपना काम करने लगते हैं, जमीन खरीदते हैं, बागान के मालिक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहा। और ये गिरमिटिया मजदूर हुआ क्या, ये गिरमिटिया मजदूर की जो परंपरा चली है, ये गिरमिटिया देखिए वैसे तो ये पढ़े लिखे नहीं मजदूर है, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो पढ़े लिखे नहीं है तो ये एग्रीमेंट करवाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा इनका एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है वो 5 वर्षों के लिए हो रहा है। तो ये लोग गिरमिटिया मजदूर पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इनको अंग्रेजी में एग्रीमेंट बोलने आ नहीं रहा है, तो अपने परिवारों को क्या बताएंगे कि हम एग्रीमेंट पे जा रहे हैं 5 साल के लिए। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वैसे भी अपनी भाषा का यूज करते हैं आज भी, तो एग्रीमेंट से वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो एग्रीमेंट अंग्रेजी वर्ड है तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो गिरमिटिया करने लगे वो लोग और गिरमिटिया से गिरमिटिया बन गया। बिहार के लोग वैसे भी इसी भाषा का प्रचलन है बिहार में, तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया बना और गिरमिटिया से गिरमिटिया बना, गिरमिटिया से गिरमिटिया बन गया। तो ये भाषा का ट्रांसफर हो गया है, किस तरीके से लैंग्वेज बदल जाता है, अंग्रेजी से बिहार में आते आते ये एग्रीमेंट गिरमिटिया के रूप में बदल गया और तब से इसका नाम पड़ गया गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया सिस्टम। तो गिरमिटिया सिस्टम को समाप्त करने के लिए गांधी जी विरोध करते हैं कि इस गिरमिटिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो विरोध रहा, गांधी जी की बात इस समय सुनेंगे कौन, नटाल इंडिया कांग्रेस के द्वारा ही इस सभा का आयोजन किया जाता है कि गिरमिटिया प्रथा जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इस समय तो गिरमिटिया प्रथा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि गिरमिटिया प्रथा समाप्त होगा 1917 में। इसके लिए समाप्त करने के लिए जो प्रथा चलाई जाएगी, जो कानून बनेगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनेगा। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले साथ रहेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव पास होगा 1917 में। जब ये गांधी जी के साथ 1912 में मिलेंगे तो गांधी जी इनको बताएंगे कि गिरमिटिया मजदूर की प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ किया जाए। हालांकि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से 1901 में मिलेंगे, आने वाले क्रम में हम देखेंगे किस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले से 1901 में इनकी मुलाकात होती है। वहाँ ये लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जान जाते हैं,
लेकिन जब 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी मिलते हैं तो गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की बात करते हैं। कहाँ? 1912 में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का गांधी जी का प्रस्ताव था गोपाल कृष्ण गोखले को कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाया जाए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बहस करते हैं और इस तरीके का कानून बनाते हैं कि गिरमिटिया मजदूर की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तो 1912 में तो ये कानून बना और 1917 में इस प्रथा का अंत किया गया। इस प्रथा का अंत हुआ, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में ये 1922 ईस्वी तक कंटिन्यू रहा। ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्रों तक 1922 ईस्वी में ये प्रथा चलता रहा। गांधी जी के द्वारा इस प्रथा की जो शुरुआत की गई है, आगे चल के गिरमिटिया मजदूर की प्रथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसी क्रम में ये 1896 में, देखिए ये एक बात क्या मैंने टॉपिक बता दिया है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि आगे भी चलेंगे, इस प्रथा को देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से। तो गिरमिटिया मजदूर रहेगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर से ये क्वेश्चन उठते हैं कि कब इस प्रथा की शुरुआत हुई, इस प्रथा का अंत करने में किन किन लोगों का भूमिका रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले प्लस गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले प्लस गांधी जी, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस प्रथा का अंत करवाया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहस चली और इसके लिए कानून बना, और जब कानून बना तो 1917 में इस प्रथा का अंत हुआ, लेकिन 1922 तक कुछ क्षेत्रों में ये चालू रहा है, मतलब शुरू रहा है 1922 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद 1896 में की घटना देखेंगे, जब गिरमिटिया मजदूर की प्रथा चल रही है तो गांधी जी अपने परिवार को लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। तो एक टॉपिक रहेगा ग्रीन पम्पलेट। इंसिडेंट, ये घटना घटी है 1896 में। ये एक इम्पोर्टेंट घटना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांधी जी से जुड़ी एक घटना है, इसलिए बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई एक टॉपिक गांधी जी से रिलेटेड कोई छूटे ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए एक टॉपिक बनेगा ग्रीन पम्पलेट की घटना 1896 में, क्योंकि गांधी जी इस समय अपने परिवार को भारत से लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से रवाना होने वाले हैं। ये अब जाएंगे भारत, और जब भारत से दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो भारत से दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में ये कुछ प्रतियां लिखते हैं, कुछ पन्ने, कुछ लेटर लिखते हैं। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा कुछ बातों को लिखा गया है, जिसमें क्या लिखा गया है, तो जिसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में शोषण किया भारतीयों का, एक्सप्लॉइट किया है। किसका एक्सप्लॉइट किया है, किसका शोषण किया? तो भारतीयों का शोषण किया, ब्रिटिशों के द्वारा किया गया है। तो ये सारी घटनाओं को, इसके बाद जो गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में घटना हुई है, कौन सा? मेरिट्सबर्ग की घटना। इंडियन को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहाँ के इंडियन को? जो साउथ अफ्रीका में है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जब ये यात्रा कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, ये भारत जाने के क्रम में जा रहे हैं, तो उनके ख्याल में बहुत सारी बातें आ रही हैं और वो खाली बैठते हैं नहीं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी जो बातें आ रही हैं वो एक पर्ची पर वो लिखते हुए जा रहे हैं।
बहुत सारी बातें रास्ते में उन्होंने लिख डाली। रास्ते भर में जो इन्होंने बहुत सारी प्रतियों को लिखा, तो जब भारत पहुंचते हैं तो इन प्रतियों को वो छपवाते हैं। कौन सी प्रति है? ये प्रतियों को वो छपवाते हैं। तो ये प्रति जो है, ये पेपर जो है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये जो प्रति है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का ये क्या है? पंपलेट है। ठीक है, ये 10,000 प्रतियां छपवाते हैं। किसकी प्रतियां छपवाते हैं? तो ये ग्रीन कलर का ये पेपर है। ग्रीन कलर के पैम्पलेट पे ये गांधी जी अपनी बातों को लिखते हैं कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, इन सारी घटनाओं को वो उसमें लिखते हैं और 10,000 प्रतियों को छपवाते हैं। और जब अपने परिवार को ये लेकर के जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो अपने परिवार को लेकर के दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में जब ये जाते हैं तो कुछ प्रतियों को भारत में और कुछ प्रतियों को दक्षिण अफ्रीका में ये बंटवा देते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंग्रेजों की जो नीति है वो भारतीयों के लिए कैसी है। अंग्रेजों की जो नीति रही है वो भारतीयों के लिए कैसी रही है, एशियाई मूल के लोगों के लिए कैसी रही है, वो इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, गांधी जी की बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक रहा है। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा कि एक छोटा से छोटा टॉपिक भी ना छूटे, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। तो अगला एक टॉपिक रहेगा बोअर वॉर, जो दक्षिण अफ्रीका में चलता है। बोअर वॉर, बोअर वॉर जो चलता है वो दक्षिण अफ्रीका में 1899 से शुरू होता है। 1901 तक ये बोअर वॉर चला। मैंने कुछ हिंट्स दिया था नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो रहा है उसमें मैंने हिंट्स दिया था। तो ये बोअर वॉर जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बनेंगे बोअर वॉर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बोअर वॉर। ये चलेगा 1899 से 1901 तक। लगभग में 1900 में खत्म हो चुके थे, 1901 तक ये वॉर चलता रहा है लगभग में। तो ये एक बोअर वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा गांधी जी के लाइफ में एक चेंजिंग मैटर रहेगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में पहले गांधी जी या पहले अंग्रेज नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में पहले डच लोग आए हैं। ये बोअर जो कहा जाता है वो डचों को कहा जाता है। तो ये हेडिंग रहेगा बोअर वॉर। और दक्षिण अफ्रीका एक लंबा सीरीज है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1 साल के लिए गए थे लेकिन 21 साल रह गए हैं। तो 21 साल का जो शासन रहेगा वो एक वीडियो में पूरा होना संभव नहीं है, तो डील करके लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो आज बोअर वॉर देखते हैं कि बोअर वॉर में क्या क्या घटनाएं को उन्होंने अंजाम दिया है, इसके कारण गांधी जी कितने प्रसिद्ध हुए हैं। बोअर वॉर की शुरुआत 1899 में होती है। होता क्या है कि इस समय सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में डच लोग आते हैं। डच यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाने लगते हैं, एक्सप्लॉइट यहाँ करने लगते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बाद में यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, ठीक उसी तरह डच लोग भी यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं और वहाँ कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो डचों के अधिकार क्षेत्र में कुछ राज्य थे दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में अभी कौन है? तो अभी है डच। तो एक क्षेत्र पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है नाटाल, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी शुरू में भी किया है, नाटाल। एक क्षेत्र पड़ता है केप, केप एरिया। ठीक है, एक एरिया पड़ता है ऑरेंज फ्री स्टेट। ठीक है, एक एरिया पड़ता है ऑरेंज फ्री स्टेट और एक एरिया पड़ता है ट्रांसवाल। ये 4 एरिया है।
इन चारों क्षेत्रों पर डचों ने अपना अधिकार कर लिया था। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में डचों ने अपना अधिकार कर लिया। डच एक देश है, ठीक है। इन चारों क्षेत्रों पर किसका अधिकार है? तो डच का अधिकार है, ठीक है। नाटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और नाटाल, इन सब पर डच ने कब्जा किया है। पहले नाटाल पर कब्जा, फिर केप पर कब्जा, फिर ट्रांसवाल पर और ऑरेंज फ्री स्टेट पर। तो इस समय जो डच यहाँ आए हैं, तो डच लोगों ने क्या किया है कि अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, जिनको हब्शी कहा जाता है, ठीक है, बसंदा, डच को बसंदा भी कहते हैं वहाँ के लैंग्वेज में, डच भी है और बोअर भी है, बहुत सारे नाम पड़े इनको। तो डच जो लोग थे, वो यहाँ के जो मूल निवासी, अफ्रीका के मूल निवासी जिनको हब्शी कहते हैं, इन लोगों पर इन्होंने अत्याचार किया, इन लोगों को अपना गुलाम बनाया और इनसे काम करवाया, बंधुआ मजदूरी करवाई। और ये सारे प्रदेश जो नाटाल हैं, ट्रांसवाल, एम्बुलेंस कोर्ट सेवा की शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि गांधी जी जो हैं एम्बुलेंस कोर्ट सेवा की जो शुरुआत करते हैं, इसमें जितने भी भारतीय यहाँ रह रहे हैं, जितने भी भारतीय यहाँ रह रहे हैं, उन सब पर अत्याचार न हो,
तो बोअर वॉर की जो शुरुआत होती है वो 1899 से शुरू होती है, और 1899 में जब बोअर वॉर हो रहा है तो बोअर वॉर जो चल रहा है वो ब्रिटिश और डच के बीच में, ब्रिटिश और डच के बीच में, डच को ही बोअर कहा जाता है। तो डच का जो प्रदेश था, डच ने जो कब्जा किया है वो किस पर कब्जा किया था, तो डच ने नटाल पर कब्जा किया है। डच ने केप पर कब्जा किया है। डच ने ऑरेंज फ्री स्टेट पर कब्जा किया है। और डच ने ट्रांसवाल पर कब्जा किया है। ट्रांसवाल पर कब्जा किया है। लेकिन जब वे बोअर वॉर की शुरुआत होती है तो इस नियत से होती है कि ब्रिटिश को पता चल चुका है कि पहले ब्रिटिश जब हमला करते हैं तो ब्रिटिश जो है नटाल पर कब्जा कर लेते हैं और केप पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल तक डच सीमित हो जाते हैं। ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल तक डच सीमित हो जाते हैं। जब अंग्रेजों को ये पता चलता है कि ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल के आसपास के क्षेत्रों में सोने की खानें मिली हैं, तो अंग्रेज फिर हमला कर देते हैं, इस पर तो डच पर। और ये जो अंग्रेज दोबारा हमला करते हैं डचों पर ऑरेंज फ्री स्टेट लेने के लिए और ट्रांसवाल लेने के लिए, तब जो वॉर की शुरुआत होती है उसी को कहा जाता है बोअर वॉर। इसकी शुरुआत होती है 1899। 1899 में जो बोअर वॉर की शुरुआत हुई, बोअर वॉर 1901 तक चला। इस वॉर में क्या होता है कि एक तरफ तो बोअर वॉर चल रहा है, इस बोअर वॉर में एक तरफ ब्रिटिश लड़ रहे हैं और एक तरफ ब्रिटिशों से डच लड़ रहे हैं, क्योंकि डच को अपना प्रदेश बचाना है और ब्रिटिशों को उनका प्रदेश छीनना है। तो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांधी जी एक एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत करते हैं। एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत करते हैं। ये एम्बुलेंस कोर सेवा है क्या, तो अंग्रेजों को युद्ध में, जो अंग्रेज युद्ध में घायल हुए हैं उन लोगों को डॉक्टरी, चिकित्सीय उपलब्ध जितनी भी दवाई हैं, मरीजों को देखभाल करना है, इन सब को सुविधा देना गांधी जी का काम था। गांधी जी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। 1100 लोगों का ये एक कमेटी है, 1100 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और कुल इन लोगों में 39 लोगों को इसका मुखिया बनाया गया है। 39 पीपल को इसका मुखिया बनाया गया है। किसका, तो एम्बुलेंस कोर सर्विस का। 1100 लोग एक बहुत बड़ा आबादी है। 1100 लोगों का जो ये सेवा है, जो ब्रिटिश जो युद्ध में घायल हो रहे हैं बोअर वॉर में, बोअर वॉर में जब ब्रिटिश घायल हो रहे हैं तो इन लोगों को इलाज, जो सुविधाएं दी जा रही है वो गांधी जी के द्वारा दी जा रही है। जहां जहां घायल हो रहे हैं ब्रिटिश, एम्बुलेंस पहुंचता है, वहां से उन ब्रिटिशों, घायल ब्रिटिशों को लाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है। तो अंग्रेजों को इस वॉर में गांधी जी के द्वारा ये सहायता प्रदान की गई है, जिससे अंग्रेज काफी खुश भी होते हैं। गांधी जी को लगता भी है कि इन अंग्रेजों का मन बदला होगा। तो इस वॉर में गांधी जी अंग्रेजों की सहायता करते हैं। एम्बुलेंस कोर सेवा के द्वारा 1100 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 39 लोगों को हेड बनाया जाता है, 39 लोगों को। और जहां जहां ब्रिटिश घायल हो रहे हैं उन सभी को उठा के लाया जा रहा है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। अब ऐसी हालत में होता क्या है कि जब अंग्रेज ये वॉर जीत जाते हैं, अंग्रेज बोअर वॉर जीत जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज जब बोअर वॉर जीतते हैं तो अंग्रेज ये चारों प्रदेश को मिला करके एक नया प्रदेश बनाते हैं। नटाल प्रदेश तो पहले से ही अंग्रेजों के कब्जे में है, केप भी अंग्रेजों के कब्जे में है, और बोअर वॉर हार चुके हैं डच, तो ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट पर भी कब्जा हो जाता है ब्रिटिशों का, और ट्रांसवाल पर भी कब्जा हो जाता है। इन चारों प्रदेशों को मिला करके ब्रिटिश जो इस क्षेत्र को बनाते हैं, इसको ये कहते हैं क्राउन क्षेत्र, क्राउन रीजन कहते हैं, क्राउन रीजन कहा जाता है। और इन क्षेत्रों पर ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है।
और इन क्षेत्रों पर जब ब्रिटिशों का कब्जा होता है तो युद्ध के दौरान यहाँ पर के जो लोग रहते थे उनका घर खाली करा लिया गया है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे नागरिक लोग मारे जाएंगे। बहुत सारे डच लोग इन क्षेत्रों में लूटपाट करके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तो डर से भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो जब युद्ध ब्रिटिशों के द्वारा जीत लिया जाता है तो ये चारों प्रदेश को मिला दिया जाता है, मिला करके एक क्राउन का क्षेत्र बना दिया जाता है जिसपे ब्रिटिश महारानी का कब्जा रहेगा, ब्रिटिश महारानी का अधिकार रहेगा। अब जाहिर सी बात है युद्ध समाप्त हो गया है, तो जो भारतीय यहाँ रह रहे थे, जो ब्रिटिश यहाँ रह रहे थे वो लोग यहाँ आएंगे, और ब्रिटिश जब यहाँ आएंगे या भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं वो लोग आएंगे अपना घर बसाने के लिए, तो यहाँ पर फिर एक विवाद छिड़ेगा जिसको एशियाटिक रजिस्ट्रेशन विवाद कहा जाएगा। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे क्राउन स्टेट में भारतीयों को बसने से मना कर दिया गया, कैसे क्राउन स्टेट में जब भारतीय बसते हैं तो उन पर टैक्स लगा दिया जा रहा है, कैसे गांधी जी इन लोगों को न्याय दिलाएंगे, कैसे नटाल स्टेट में अंग्रेजों को आसानी से बसा दिया गया, उनसे 1 रुपये का भी कर्ज टैक्स नहीं लिया गया। और जब भारतीय बसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीयों का पहले से भी घर रहा है, जो लोग काम करने के लिए यहाँ भारत से यहाँ आए थे वो लोग यहीं बसे हुए थे इन क्षेत्रों में, तो दोबारा बसने के लिए अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और भारतीयों को बसने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, ये तो अन्याय वाली बात है। गांधी जी जब इनके लिए आंदोलन करेंगे तो ये अन्याय, जो न्याय दिलाने का काम होगा, गांधी जी इस समय दक्षिण अफ्रीका से 1901 में जब भारत जाएंगे तो ये सब उनके गैर हाजिरी में ये सारा काम होएगा, सारा काम जो होगा ये गैर हाजिरी में होगा। तो फिर गांधी जी यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, दक्षिण अफ्रीका पहुँचेंगे, तो फिर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये याद रखेंगे कि इस क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन चारों क्षेत्रों को मिला करके बना चुका है, और चारों क्षेत्रों पर बचने के लिए अंग्रेजों के लिए कोई कानून नहीं है, अंग्रेज फ्री में यहाँ आके बच सकते हैं, लेकिन भारतीयों को बचने के लिए यहाँ पंजीयन देना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, शुल्क देना पड़ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।